विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र की। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव जिसकी अपने बात की थी, जिसका परिभाषा आपने क्या लिखा था, विद्युत द्विध्रुव यानी दो आवेश जिनके परिमाण तो समान लेकिन उनकी प्रकृति एक दूसरे के विपरीत हो। ठीक है, यानी एक प्लस का और एक माइनस का, और एक का मान Q तो दूसरे का भी Q, और यदि उन दोनों को बहुत ही कम दूरी पे रखा जाए तो उस निकाय को बोलते हैं अपने विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को बात करनी है विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र की। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र के लिए अपने सिलेबस में दो स्थितियां, एक होती है उसकी अक्षीय स्थिति और एक होता है निरक्षीय स्थिति। अक्षीय और निरक्षीय का मतलब क्या है, जैसे मैंने मान लिया कि एक द्विध्रुव है एक बी, एक पे आवेश -Q और एक पे +Q। ठीक है, तो अगर द्विध्रुव AP है जिसके ऊपर एक पे -Q और एक पे +Q है, तो अक्षीय स्थिति का मतलब होता है वह रेखा जो इन दोनों आवेशों को आपस में जोड़ दे, यानी एक आवेश A और एक आवेश B है, इन दोनों को जोड़ने वाली जो ये रेखा है, ये स्थिति होती है अक्षीय। यानी अगर कोई भी बिंदु इस रेखा पे रखा हुआ है, ठीक है, तो इस रेखा पे अगर कोई सा भी बिंदु रखा गया तो वह कौन सी स्थिति कहलाती है, उसकी अक्षीय है। तो अगर अपने बात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेकिन द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर, तो द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति का मतलब है जो द्विध्रुव के दोनों आवेश हैं उन दोनों को जोड़ने वाली रेखा के किसी भी बिंदु पर स्थित हो, उसे बोलते हैं उसकी अक्षीय स्थिति। अगर अपने बात करें निरक्षीय स्थिति की, तो निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है द्विध्रुव AP को जोड़ने वाली जो रेखा है उसके बिल्कुल मध्य बिंदु से गुजरने वाली ऐसी रेखा जो AP के क्या हो, लंबवत हो, यानी ये जो रेखा है इसे बोलते हैं उसकी निरक्षीय स्थिति। ठीक है, यानी द्विध्रुव के जो आवेश A और B है उनको जोड़ने वाली रेखा कहलाती है उसकी अक्षीय स्थिति, और इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा के लंबवत इसके बिल्कुल मध्य बिंदु से जो रेखा गुजरेगी उसे बोलते हैं उसकी निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को दो स्थितियों में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, एक तो अक्षीय स्थिति यानी जब आवेश उन दोनों को जोड़ने वाली रेखा पर कहीं पे स्थित हो, ठीक है, और एक निरक्षीय स्थिति जब कोई बिंदु इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा के बिल्कुल लंबवत जो रेखा है, ठीक है, वो जो मध्य बिंदु से गुजरे वहां से कोई भी बिंदु है तो उसको बोलेगी उसकी निरक्षीय स्थिति। तो अगर अपने बात करें विद्युत क्षेत्र लेकिन अक्ष पर, अगर अपने बात करें तो विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है लेकिन कैसी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। तो देखो पहली बात तो ये, अगर अपने को कोई भी डेरिवेशन स्टार्ट करना है तो डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए उसकी स्टेप के अनुसार चलना। ठीक, कैसे, जैसे अपने ये कहा गया अभी उसकी अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहली बात तो ये अपने को विद्युत द्विध्रुव के कारण ज्ञात करना है। इसका मतलब ये है कि पहले मेरे को क्या मानना पड़ेगा, एक विद्युत द्विध्रुव, इसलिए डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे। माना एक द्विध्रुव AB है, ठीक है, जिस पर एक आवेश -Q है दूसरा आवेश +Q, इन दोनों के मध्य की दूरी क्या मानी थी अपने 2 है। ठीक है, तो मैंने मान लिया माना एक द्विध्रुव AP है जिसका एक आवेश है A और दूसरा बिंदु है B, जिन पे क्रमशः -Q है +Q आवेश रखे गए। ठीक है, -Q है +Q आवेश रखे गए। ओके, अब जो इन दोनों के मध्य की दूरी है वो दूरी मान रहा हूं मैं 2a, यानी इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी कितनी मानी जाएगी, 2a। इनका मध्य बिंदु मान लिया O, तो मध्य बिंदु O से ये दूरी कितनी a और ये दूरी भी कितनी a। ठीक है, क्योंकि कल आपने बात की थी 2a इसलिए मानते हैं क्योंकि लगभग कोई भी अक्ष या निरक्ष कैसा भी डेरिवेशन हो उसके लिए सबकी दूरी हमेशा उसके मध्य बिंदु से मापी जाती है। अब अगर मैं कहूं उसकी अक्षीय स्थिति पर, तो अक्षीय स्थिति का मतलब होता है इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा, इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा पर कोई भी बिंदु P, तो मैंने मान लिया उस द्विध्रुव AB की जो अक्षीय रेखा है उस अक्षीय रेखा पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, इस बिंदु P की दूरी कौन से बिंदु से, O से, इस बिंदु P की बिंदु O से दूरी क्या मान ली गई, R।
ठीक है, यानी ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P की माना बिंदुओं से दूरी क्या है R। अब अपने को ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब देखो विद्युत क्षेत्र की अगर बात करूं तो विद्युत क्षेत्र का कल हमने लिखा था किसी भी बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो आता है KQ/R का स्क्वायर। यानी अगर विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर सूत्र देखूं उसका मैं विद्युत क्षेत्र का, तो विद्युत क्षेत्र के अंदर आया KQ/R का स्क्वायर। यहाँ पे सिर्फ एक ही क्यू आ रहा है, यानी अगर मेरे को किसी भी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है तो उस विद्युत क्षेत्र के अंदर सिर्फ एक ही आवेश आएगा। अगर अपने पास दो आवेश है, इसका मतलब उन दोनों के लिए कितने विद्युत क्षेत्र निकालने पड़ेंगे, दो। अगर अपने पास चार आवेश हैं तो उन चारों के लिए विद्युत क्षेत्र कितने निकालने पड़ेंगे, चार। यानी A और B है, तो अगर बिंदु P पर मुझे विद्युत क्षेत्र निकालना है तो उसके पास में कितने आवेश रखे गए हैं, दो। यानी एक विद्युत क्षेत्र तो B वाले के कारण आएगा और एक विद्युत क्षेत्र किसके कारण है, A वाले के कारण। ठीक है, यानी अगर मेरे को कहीं पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना हो तो उसको लिखते हैं KQ/R का स्क्वायर। यानी ये जो Q है अकेला ही यार है, इसका मतलब ये है भी अगर विद्युत द्विध्रुव के अंदर देखूं तो विद्युत द्विध्रुव के अंदर कितने आवेश है, दो। यानी बिंदु P पर मुझे दो विद्युत क्षेत्र लिखने पड़ेंगे। अब मेरे को बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, इसका मतलब दोनों विद्युत क्षेत्र निकालो और उनके बाद आपस में क्या कर दो, उनका सदिश योग। ठीक है, इसलिए अगर बिंदु P पर मुझे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो पहले विद्युत क्षेत्र लिखा जाएगा B के कारण, दूसरा विद्युत क्षेत्र किसके कारण लिखेंगे, A के कारण, और बाद में उनका कौन सा योग करेंगे, सदिश योग। क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, उन्हें सामान्यतः नहीं जोड़ सकते। यानी अगर इनको अच्छे से अपने को हल करना है, कुल बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो एक विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा A के कारण और एक विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा B के कारण, और बाद में दोनों का कौन सा योग करना है, सदिश योग। ठीक है, उसके लिए अब अपने अगर सदिश योग करना है तो सदिश योग के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, उसकी दिशा की, तो वो बात करेंगे अपने। तो अब अगर मैं बात करूं बिंदु P पर, अगर लिखूं अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, अगर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की बात करूं तो मेरे को मान निकालना है EP का, तो सीधी सी बात है P के अलावा कितने आवेश है, दो, और एक आवेश के कारण एक विद्युत क्षेत्र लिखा जाना है। इसका मतलब ये लिख सकता हूं, EP को लिख सकता हूं, एक तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र किसके कारण है, A के कारण, प्लस में एक बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र किसके कारण है, B के कारण, क्योंकि मेरे को कुल बनाना पड़ेगा। और अगर इन दोनों को जोड़ूं तो इनको ये तो लिखना गलत है क्योंकि सीधा नहीं जोड़ सकता, ये कैसी राशि है, सदिश, इसलिए इनको कौन सा योग करना है, सदिश योग। इसलिए लिख सकता हूं बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र है EP को लिख सकता हूं EPA प्लस EPB। यानी पहले मेरे को मान निकालना पड़ेगा EPA का, उसके बाद मान निकालना पड़ेगा EPB का, और बाद में उनकी दिशा भी देखनी पड़ेगी क्योंकि कैसा योग है, सदिश योग। तो पहले EPA निकालेंगे, बाद में EPB निकालेंगे, बाद में उनकी दिशा का निर्धारण करेंगे और बाद में देखेंगे भी ये जुड़ेंगे या फिर क्या करेंगे, घटेंगे, इनकी स्थिति क्या है। ठीक है, अगर अपने विद्युत क्षेत्र लिखूं तो विद्युत क्षेत्र के अंदर अपने को प्लस, अगर आवेश प्लस क्यू है तो उसके कारण भी क्यू रखेंगे, माइनस पे तब भी क्या रखेंगे, क्यू। क्यों, क्योंकि अगर मैंने माइनस क्यू रखा तो माइनस किसका निर्धारण करेगा, दिशा का, जो अपने अलग से देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं EPA का मतलब बिंदु P पर A के कारण विद्युत क्षेत्र, अतः मैं इसको लिख सकता हूं, अतः बिंदु P पर B के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी मैं लिख रहा हूं EPB। तो EPB देखूं तो E लिखते हैं KQ/R का स्क्वायर, यानी ये लिखा E को लिखा K, Q है, B पर Q ही आवेश है, बटे में R का स्क्वायर, R होती है उस आवेश से उस बिंदु की दूरी यहां पे, यानी मेरे को दूरी चाहिए ये, क्योंकि बिंदु P की किससे दूरी निकालनी है, B से, तो B से दूरी R तो नहीं हो सकती क्योंकि R दूरी कौन से बिंदु से मापी गई है, मध्य बिंदु से। तो ये पूरी दूरी कितनी है, R, ये दूरी कितनी है, A, तो ये कितनी बची अपने पास, R माइनस से A, क्योंकि टोटल R है ये इतनी है, तो ये कितनी बचेगी, R माइनस A, यानी इसके नीचे आना चाहिए R माइनस A का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर अपने बात करें, ये तो समीकरण आ गई एक, अब इसकी दिशा का निर्धारण अपने इसके साथ कर लेंगे बाद में। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं बिंदु P पर A के कारण
विद्युत क्षेत्र, अगर बिंदु P पर A के कारण विद्युत क्षेत्र की बात करूं तो उसको लिखूंगा EPA। EPA को लिख सकता हूं KQ बटे R का स्क्वायर। अब कौन से बिंदु से दूरी निकालनी है? A से। तो A से अगर दूरी देखूं तो ये दूरी चाहिए मेरे को। ये दूरी कितनी है? R। ये दूरी कितनी है? A। यानी टोटल दूरी कितनी होगी? R प्लस A, क्योंकि ये दूरी R और ये A है तो टोटल कितनी? R प्लस A। तो KQ बटे ये आएगा R प्लस A का होल स्क्वायर। बाद में इसकी क्या करेंगे? दिशा का निर्धारण। यानी मेरे को EPA लिख लिया और EPB लिख लिया। अब अपने को ये देखना है, सीधा पहले देख लेते हैं दिशा। ठीक है, दिशा के आधार पे ये देख लेंगे कि ये जुड़ेगी या फिर क्या करेंगे? घटेंगे। अब अपने एक बात की थी भी, अगर मेरे को कहीं पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान याद करना है तो उसकी परिभाषा लिखी थी इकाई आवेश पर लगने वाले बल। ठीक है, यानी आवेश का मान कितने कूलम ले लेंगे? 1 कूलम। जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान याद करना है उस बिंदु पर 1 कूलम आवेश रख लिया जाए। ठीक है, और उस 1 कूलम आवेश को भी रखेंगे धनात्मक। ठीक है, ताकि वो बल है और ई है उन दोनों की दिशा क्या रहे? समान। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपने बात करें तो मेरे को यहाँ पे पहले मान निकालना है उसकी दिशा का। तो दिशा के निर्धारण के लिए जिस बिंदु P पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है उस बिंदु P पर कितने कूलम आवेश रखेंगे? 1 कूलम, और वो भी किसका? प्लस का। अब 1 कूलम आवेश रखने से फर्क क्या पड़ा? E बराबर कल अपने लिखा था, F बराबर लिखा था Q गुणा E। अगर मैं Q का मान 1 रखूं और वो भी प्लस का, तो F किसके बराबर है? E के, और उनकी दिशा भी क्या आएगी? समान। यानी अगर मैं Q का मान 1 कूलम लूं और वो भी प्लस का लूं तो E और F दोनों की जो दिशा है वो एक दूसरे की क्या आएगी? समान आएगी। यानी जिस दिशा में F आएगा उसी दिशा में कौन आएगा? E आएगा, जिसके आधार पर अपने निर्धारण कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे? अगर मैंने बिंदु P पर रखा 1 कूलम आवेश, तो 1 कूलम आवेश पर जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में क्या आएगा? विद्युत क्षेत्र आएगा। तो पहले उसके देखो बल की दिशा। बल की दिशा कैसे देखें? देखो, पहले अगर मैं लिखूं EPB, EPB का मतलब ये बिंदु P पर B के कारण विद्युत क्षेत्र। और अगर बिंदु P पर B के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है और उसकी अगर दिशा देखनी है तो जो दिशा बल की आएगी वही दिशा किसकी आएगी? E की। क्यों? क्योंकि मैंने आवेश जो परीक्षण आवेश है कितने कूलम लिया है? 1 कूलम, और वो भी किसका लिया है? प्लस का। क्योंकि 1 कूलम रखने पे F बराबर आता है E। इसका मतलब ये है कि मेरे को इस पे क्या देखना है? बल की दिशा। जो दिशा बल की आएगी उसके आधार पे अपने E की दिशा का क्या करेंगे? निर्धारण। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं बिंदु P के कारण, तो बिंदु B है प्लस का Q। जो बिंदु P पे मैंने 1 कूलम रखा वो भी प्लस का 1, यानी ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो दोनों के मध्य क्या बल लगेगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब ये है, ये जो बिंदु B का प्लस Q है वो बिंदु P के 1 कूलम को क्या करेगा? प्रतिकर्षित। क्योंकि अपने पढ़ा था समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित, और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। ठीक है, यानी ये जो प्लस Q है वो 1 कूलम को क्या करेगा? प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित करने का मतलब किधर धक्का देगा? दूर। तो इस पे F की दिशा दूर की तरफ आनी चाहिए, उधर धक्का देना चाहिए। तो अगर F की दिशा ये है और ये मैंने 1 कूलम रखा है तो F और E की दिशा क्या आएगी? समान। यानी ये दिशा आएगी EPB की। ठीक है, अब अगर बात करें दूसरे की बात करूं EPA की, अगर मैं बात करूं EPA की तो EPA देखो, EPA का मतलब P पर A के कारण, P पर A के कारण देखूं तो जो A है वो क्या कर रहा है? A पर आवेश क्या है? माइनस Q। P पर कितना है? प्लस 1, यानी ये जो माइनस है वो प्लस को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित। तो इसके कारण बल की दिशा आनी चाहिए ये, क्योंकि ये जो है ये इसकी ओर अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित। अब ये दोनों के दोनों बल हमेशा देखने हैं बिंदु P पर, क्योंकि अपने विद्युत क्षेत्र किस पे निकालना है? बिंदु P पर। तो बिंदु P पर ये आया EPA। तो अगर मैं इनकी दिशा देखूं तो ये जो दोनों दिशाएं हैं वो एक दूसरे के क्या आ रही है? विपरीत आ रही है। ठीक है, तो एक दूसरे के विपरीत आ रही है, मतलब कुल E के लिए मैं इनको जोड़ूंगा नहीं, क्या करूंगा? घटाऊंगा। ठीक है, तो अपने सामान्य मान के लिए इनको जोड़ेंगे, क्या करेंगे? घटाएंगे, लेकिन साथ में इनकी दिशा का भी दर्शाना पड़ेगा। तो दिशा कैसे दर्शाएंगे?
कोई भी द्विध्रुव है उसकी दिशा का निर्धारण अपने कल किया था उसके द्विध्रुव आघूर्ण से, जिसको किससे लिखा गया, P से, और P को लिखते हैं 2a, यानी उन दोनों के मध्य की दूरी और किसी भी एक आवेश का परिमाण। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपने बात करें इनकी दिशा की, तो इनकी दिशा का निर्धारण किया जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण के रूप में, यानी किसके रूप में, P के रूप में। तो P अगर देखूं तो P की दिशा की बात की थी, P की दिशा होती है हमेशा -q से +q की ओर, हमेशा निश्चित होती है -q से प्लस। तो यहाँ पे अगर देखो तो ये रहा माइनस और ये रहा प्लस, तो P की दिशा ऐसे होनी चाहिए, -q से +q। तो अब अगर मैं EPB देखूं और P की देखूं तो वो दोनों दिशाएं समान नहीं है क्या? ये देखो EPB उस साइड है, PB उस साइड, यानी EPB की जो दिशा है वो आनी चाहिए P की दिशा में, P कैप, यानी इकाई सदिश लगा दिया आपने, क्योंकि इकाई सदिश ही दिशा को दर्शाएगा। EPA की बात करूं तो EPA की दिशा उसके बिल्कुल क्या है, विपरीत है, यानी इसके आगे आना चाहिए माइनस का P कैप, P कैप लिया क्या आएगा, माइनस का P कैप। क्यों? क्योंकि उसकी दिशा क्या है, बिल्कुल उसके विपरीत है। अब अपने इसको ये लिख सकते हैं क्या, अब यहाँ पे ये लिख सकते हैं अभी दोनों जो विद्युत क्षेत्र है उनकी दिशा क्या है, विपरीत है। तो ये लिख सकता हूं दिशाएं विपरीत होने के कारण अगर बात करूं दिशा विपरीत होने के कारण, ठीक है, जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है EP वो किसके बराबर आना चाहिए, इनके अंतर के बराबर, यानी इन दोनों का घटाव। अब घटाव कैसे करेंगे, घटाव अपने यही तो करते हैं, ज्यादा में से क्या है, कम, तो ज्यादा में से कम देख लेते हैं कौन सा है। अगर EPB देखूं तो KQ/R-A का स्क्वायर, EPA लिखूं तो KQ/R+A का स्क्वायर। ऊपर वाली दोनों राशियां समान है, KQ, नीचे वाली राशि अंतर है, नीचे R-A और ये R+A। तो अपने कोशिश ये करेंगे भाई बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएं। ठीक है, तो बड़ी संख्या कौन सी है, अगर नीचे वाले के आधार पे देखूं तो नीचे वाली संख्या जितनी ज्यादा बड़ी होती है वह पूरी संख्या उतनी क्या होती है, छोटी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखूं तो R-A और ये R+A, तो R+A सीधी सी बात है, R+A R-A से तो क्या होगा, बड़ा, यानी EPB के अंदर जो नीचे संख्या से भाग किया गया है वह छोटी है EPA को जिस नीचे वाली संख्या से क्या किया गया है, भाग, यानी नीचे वाली संख्या EPB के अंदर तो है छोटी R-A है और EPA के अंदर क्या है, बड़ी। तो नीचे वाली संख्या अगर बड़ी हो तो पूरी संख्या क्या हो जाती है, छोटी, और अगर नीचे वाली संख्या छोटी हो तो पूरी संख्या क्या हो जाती है, बड़ी। इसका मतलब यह है कि EPB बड़ा है किससे, EPA से। क्यों? क्योंकि EPB के अंदर जो नीचे वाली संख्या वो छोटी है और EPA के अंदर नीचे वाली संख्या क्या है, बड़ी है, और EPB के अंदर नीचे वाली संख्या क्या है, छोटी है। तो यहाँ पे कोशिश क्या करेंगे, EPB में से किसको घटा देंगे, EPA। अब इनके ऊपर सदिश का निशान मत लगाना, क्यों? क्योंकि अपने इनकी दिशा के आधार पर इनको क्या किया है, घटाया। ठीक है, इसलिए परिणामी सदिश की दिशा अपने बाद में दे देंगे। ठीक है, तो यानी दोनों को क्या करना पड़ेगा, घटाना, तो दोनों को घटा दो। तो EP का मान कितना आना चाहिए, EPB का मान कितना है, EPB का मान अपने पास KQ/R-A का स्क्वायर, दिशा नहीं लिखनी एक बार क्योंकि दिशा का निर्धारण अंत में कर देंगे। ठीक है, माइनस दूसरा है अपने पास KQ/R+A का स्क्वायर। अब अपने KQ दोनों में आ रहा है तो KQ को ले लो कॉमन, KQ अगर कॉमन लिया तो कितना बच गया, R-A का स्क्वायर माइनस 1/R+A का स्क्वायर। ठीक है, अगर इसका अपने एलसीएम ले तो क्या आया, KQ एलसीएम आया R-A का होल स्क्वायर और R+A का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया अपने पास, यहाँ पे बच गया R+A का होल स्क्वायर माइनस R-A का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसको आगे हल करें अपने तो इसको ये लिखा जा सकता है KQ, अगर मैं R+A का होल स्क्वायर ओपन करूं तो A+B का होल स्क्वायर A² प्लस B² प्लस 2AB यानी 2AR। अगर अपने आगे वाला देखूं तो आगे वाला है R-A का स्क्वायर, तो R-A का स्क्वायर R² प्लस A² माइनस 2RA अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा R-A और R+A दोनों का स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर मैं एक साथ लिख रहा हूं, R-A और गुना R+A का होल स्क्वायर। ये बन गया अपने पास KQ R² प्लस A² प्लस 2RA माइनस R²
माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन क्या हो डालेंगे चेंज, और प्लस में 2RA और अपॉन में R माइनस ए गुणा R प्लस ए, यानी A माइनस बी और गुणा A प्लस बी। तो A माइनस बी गुणा A प्लस बी बन गया अपने पास A स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, और उसका क्या है होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपने इसको आगे हल करें तो ये बन गया R स्क्वायर से R स्क्वायर, A स्क्वायर से A स्क्वायर, तो ये बच गया K क्यूब, 2RA और 2RA हो गया अपने पास 4RA अपॉन में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको ये लिखा जा सकता है क्या, K इंटू में 2R और इंटू में 2AQ। देखो K 4 के मैंने 2 टुकड़े किए, 2 गुणा 2, R A और गुणा क्या आया Q, अपॉन में लिखा जा सकता है R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर मैं इस चीज को देखूं तो 2A गुणा Q, 2A उन दोनों आवेशों के मध्य की है दूरी और Q है आवेश का परिमाण। तो आपने लिखा था दो आवेशों के परिमाण व उन दोनों के मध्य की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, उसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी 2AQ किसके बराबर हो गया P के। तो इसको लिख सकता हूं K गुणा 2R और गुणा जो 2AQ उसको क्या लिखा जा सकता है P, और अपॉन में क्या आएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर अपने बात करें एक चीज की, तो यहाँ पे अपने अगर द्विध्रुव की बात करें तो द्विध्रुव के लिए अपने परिभाषा ये लिखी थी, जब दो परिमाण समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से अति अल्प दूरी पे रखे जाएं, ठीक है, बहुत ही कम दूरी पे, तब उस निकाय को क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव। यानी जो 2A है, जो उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी है, वो बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए। ठीक है, यानी जो 2AQ का मान है वो क्या होना चाहिए, अति अल्प, यानी बहुत ज्यादा कम। तो अगर 2AQ का मान बहुत ज्यादा कम होना चाहिए तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं द्विध्रुव के लिए, अगर द्विध्रुव के लिए बात करूं तो अपने को ये पता है कि जो 2A है वो क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा कम। तो द्विध्रुव के लिए मैं ये कंडीशन लगा सकता हूं कि R बहुत बड़ा होगा किससे, A से। क्यों, क्योंकि जो A है, जो 2A है वो क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा कम। इसलिए मैं लिख सकता हूं द्विध्रुव के लिए R बहुत बड़ा होगा किससे, A से। और अगर R बहुत बड़ा है A से तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर को सिर्फ क्या लिखा जा सकता है, R स्क्वायर, क्योंकि A का मान बहुत ज्यादा कम है और बहुत ज्यादा कम है, तो R के वर्ग के तुलना में इसको क्या कर सकते हैं, नगण्य। ठीक है, तो द्विध्रुव ये बात कहता है कि उन दोनों के मध्य की दूरी बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए, और दूरी बहुत ज्यादा कम होने का मतलब है R है वो बहुत बड़ा है किससे, A से, और R अगर बहुत बड़ा है A से तो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, सिर्फ R स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका मान है, तो ये बन गया EP बराबर बन गया अपने पास है K इंटू 2R इंटू P अपॉन में R। तो इसको लिखा जा सकता है 2KPR अपॉन में 2KPR अपॉन में R की घात कितनी, 4। तो एक R से एक R कट गया, कितनी पावर बची, 3। तो इसको ये लिखा जा सकता है EP बराबर आ गया 2KP बटे R की घात कितनी, 3। ठीक है, अब अगर मैं इसकी दिशा देखूं तो ये तो आया कुल परिणामी का मान, यानी द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आता है 2Kp बटे R की घात कितनी, 3। अब मेरे को इसकी क्या देनी है, दिशा। अब द्विध्रुव के लिए अपने दिशा का निर्धारण किसके रूप में किया था, उसके द्विध्रुव आघूर्ण यानी P के रूप में। तो P कैप के रूप में देखो, अगर मैं देखूं तो यहाँ पे EP भी तो है P कैप की दिशा में, EPA है माइनस P कैप की दिशा में, और अपने को ये पता है कि EP भी बड़ा है किससे, EPA से, यानी परिणामी जो है वो किसकी दिशा में बचना चाहिए, EPB की दिशा में, क्योंकि EPB का मान क्या है, ज्यादा है, और EPA का मान क्या है, कम है, यानी परिणामी की दिशा में चाहिए EPB की दिशा में। तो अगर EPB की दिशा देखूं तो EPB की दिशा किसकी दिशा में है, P कैप, यानी ये जो परिणामी EP है इसकी भी दिशा किसकी दिशा में आएगी, P कैप की दिशा में। तो जैसे मैंने आगे सदिश लिया तो इसके ऊपर किसका चिन्ह आएगा, सदिश का। ठीक है, अब द्विध्रुव के अंदर एक चीज ध्यान रखनी है, सामान्य बिंदु के कारण जो विद्युत क्षेत्र आता है वो आता है KQ बटे R का स्क्वायर, यानी वो R के वर्ग पर क्या करता है, निर्भर। लेकिन द्विध्रुव के कारण जो है वह जो विद्युत क्षेत्र है वो R के वर्ग पे निर्भर नहीं करता, R की घात कितने पे, 3 पर निर्भर करता है। ये इस चीज का अंतर अपने को ध्यान रखना है। यानी अगर विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के कारण निकालें तो आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो निर्भर करता है बस R स्क्वायर पर।
ठीक है। लेकिन अगर द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करें तो वह निर्भर करता है r की घात कितने पे 3, ठीक है। इसलिए आरती को ये ध्यान रखना है, अगर विद्युत क्षेत्र है द्विध्रुव, विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना है द्विध्रुव के कारण, तो सबसे पहला काम अपने को एक द्विध्रुव मानना है। मैंने मान लिया द्विध्रुव एपी है जिस पर आवेश का परिमाण -q है +q है और उन दोनों के मध्य की दूरी क्या है 2 है। और मेरे को यहाँ पे कोई भी एक अक्षीय स्थिति का मतलब उन दोनों को जोड़ने वाली रेखा, तो उन दोनों को जोड़ने वाली रेखा का बिंदु P है, ठीक है। उस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो बिंदु P पर अगर विद्युत क्षेत्र निकालना है तो E को लिखते हैं kq/r का स्क्वायर, यानी आवेश सिर्फ कितना आना है 1। तो अगर एक ही आवेश आना है तो एक आवेश क्या है, तो इसके लिए 2 आवेश है यहाँ, तो इसका मतलब कितने विद्युत क्षेत्र लिखने हैं 2, इसलिए मैंने 2 विद्युत क्षेत्र लिखे EPA और EPB। लेकिन जो E है वो है कैसी राशि होती है, सदिश। तो सदिश राशि कौन से नियम की पालना करती है, अध्यारोपण के सिद्धांत की, इसलिए कुल E के लिए दोनों का योग तो करना, लेकिन कौन सा योग है, सदिश योग। इसलिए EPA का सदिश प्लस EPB का सदिश, दोनों को क्या करना है, सदिश योग। सदिश योग करने के बाद ये मान रखेंगे, तो EPB निकालो, EPB kq/r होती है उस बिंदु से उसकी दूरी, तो ये B से दूरी कितनी है r-a, तो नीचे है r-a का स्क्वायर। इसी तरह EPA r+a का स्क्वायर। दोनों की दिशा का निर्धारण किसके द्वारा करेंगे, दिशा का निर्धारण करेंगे बल के द्वारा। और बल और F और जो E है वो बराबर कब आते हैं, और दिशा बराबर कब होती है, जब आवेश कितने कूलम लिया जाए 1 कूलम, और वो भी प्लस का। इसलिए मैंने बिंदु P पर प्लस का 1 कूलम आवेश रखा, जिसके आधार पे अपने को उसकी दिशा का क्या करते हैं, निर्धारण। तो अगर 1 कूलम आवेश रखूं तो B तो इसको करेगा प्रतिकर्षित, क्योंकि दोनों आवेश एक जैसे हैं, प्लस है, तो प्रतिकर्षित करने के लिए दिशा ये, और जो A है वो किसका है, माइनस का, यानी वो उसको अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित, तो ये अपनी ओर, ठीक है। तो EPA और EPB, अब दोनों की दिशा अगर देखूं तो दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो इसका मतलब दिशा विपरीत होने के कारण कुल EP के लिए मेरे को दोनों को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और घटाएं किसमें से, ज्यादा वाले में से कम। अब ज्यादा कौन सा है, EPB है, क्यों, क्योंकि उसके जो नीचे वाली संख्या वो क्या है, छोटी है, और EPA के नीचे वाली संख्या क्या है, बड़ी है, तो दोनों को घटाएंगे। तो इसको लिख सकता हूं कि EPB - EPA, बाद में इसको हल करने के बाद ये आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2AQ बढ़ेगा, 2AQ को क्या लिखेंगे P। तो और अगर द्विध्रुव के लिए बात करें तो द्विध्रुव के लिए उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी क्या होती है, बहुत ज्यादा कम। तो अगर उन दोनों के मध्य की दूरी बहुत ज्यादा कम होती है तो R बहुत बड़ा होना चाहिए, किससे, A से। तो R अगर बहुत बड़ा है A से, तो r² - a² को सिर्फ क्या लिखा जा सकता है, r²। तो EP का मान आएगा k × 2AQ है, 2AQ को क्या लिख सकता हूँ P, और नीचे r - a² को सिर्फ क्या लिख सकता हूँ, r²। उसके बाद अपने को ये ध्यान रखना